पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली एक ऐसी बीमारी जिसका मरीज़ जो है वो सांस लेने को तरसता है। दुनिया भर में तो उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन क्या है, नंबर्स क्या हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारा माहौल जो है, हमारा एनवायरनमेंट वो इसको कितनी मज़ीद तक़वियत देता है, और जिनको ये हो रहा है उनको कैसे कैरी आउट करनी चाहिए चीज़ें, और जिनको नहीं हो रहा या फिर उन्हें शक है तो वो कैसे इससे बच सकते हैं। हमारे साथ आज हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर अमराज दमा डॉक्टर राबिया सहर अलवी साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई होप इट्स सहर नॉट सहर, राइट? इट्स सहर। सहर, ओके। सो सहर इज़ द जादू थिंग एंड सहर इज़ द मॉर्निंग, राइट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर साहिबा। सो पाकिस्तान में दमे की क्या सूरत हाल है? 10 साल 20 साल पहले जब गालिबन इतनी अवेयरनेस नहीं थी और अब जब इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो क्या इसके मरीज़ों में कमी आई है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, दमा बेसिकली आज़मा जिसको हम कहते हैं, ये एक बीमारी इस तरह की है कि इसमें हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उनमें सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, तो सिकुड़न आने की वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी वजह होती है वो एलर्जन इंड्यूस्ड वजह होती है कि कुछ लोग होते हैं वो प्रोन होते हैं सर्टेन थिंग्स से, जो कि अगर उसका ताल्लुक उनके एयरवेज यानी कि सांस की नालियों से हो तो उनको दमे का अटैक हो सकता है। दमे के अटैक में क्या होता है, जब हमारी नालियों की सिकुड़न होती है तो जो मरीज़ होता है वो सांस नहीं ले पाता, हवा का फ़्लो हमारे लंग्स में प्रॉपर्ली नहीं जाता, तो उसकी वजह से आवाज़ आती है जिसको हम वीज़स कहते हैं। जिसे हम मरीज़ों से हम पूछते हैं कि जब आपको अटैक आता है तो क्या आपके सीने में से सीटी की आवाज़ आती है या नहीं आती, तो वो वीज़स आती हैं। बेसिकली जब फ़्लो नहीं होता, मरीज़ को सांस लेने में परेशानी, सीना जकड़ा महसूस होता है और वो चाहता है कि कोई भी ऐसी तरकीब हो जिससे मेरे जो है सांस की नालियाँ खुल जाएं। तो जब भी एज़मा का अटैक आता है, उसके लिए आपको कोई मेडिकेशन चाहिए होती है जो आपकी सांस की नालियों को फ़ौरन यानी कि बर वक्त खोले ताकि हवा का फ़्लो हो। तो उसके लिए हम जो दवाएं यूज़ करते हैं वो होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। बेसिकली जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को रिवर्स करेगा वो ब्रोंकोडायलेटर्स है। आम आदमी के लिए ब्रोंको इज़ द सांस की नाली, राइट? यस, बेसिकली ब्रोंकियोल्स अगर मैं आपसे बोलूँ तो सांस की नालियाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो उनमें टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियम होता है, हमारे मसल्स होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये होने की वजूहात ये हैं कि हमारी जो फ़िज़ाई आलूदगी सबसे बड़ी चीज़, और इसके अलावा घर में या ऑफिस में होने वाले मट्टी धुएं या फिर कोई भी किसी किस्म के छोटे कीड़े जो हमें नज़र नहीं आते। कुछ लोग प्रोन होते हैं कि उनके होने से उनके कुछ एलर्जन ऐसे रिलीज़ होते हैं जो जाके स्टक होते हैं उनके एयरवेज में और वो अटैक कॉज करते हैं। और वो जब वो अक्यूटली वो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पेशेंट आपका जो है वो जब प्रेजेंट करता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होता है, वो अपना एक जुमला पूरा नहीं कर पाता जी। अच्छा, इस अटैक को आपने जो हम दवाइयाँ देखो, जिसको एज़मा डायग्नोस हो गया है उसके लिए तो फिर हम तजवीज़ करते हैं कि आपने लेने हैं इनहेलर्स, जो कि बेसिकली होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। पहले होता था कि दवाइयाँ खाने की सूरत में दी जाती थी, लेकिन अब ये है कि दवाइयाँ जो हैं वो इनहेलर्स की सूरत में दी जाएंगी ऑब्वियसली, और वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाएंगी। मतलब उनके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लेस हैं। लोग कहते हैं कि हम जो है अगर हम ये लेंगे तो हम ऐसा ना हो कि हमें आदत पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज़मा इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन दवाओं को लेने से। चलो डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि मेरा सवाल है, पोस्ट कोविड हमने देखा कि जो एस्थमेटिक थे उनका सिवियर हुआ। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैं तो अपना जो थोड़ा बहुत सर्किल है उसी से मैं बता सकता हूँ। तो जिनके जो एल्डरली थे उनके लंग्स अफेक्ट हुए। पर्सनली स्पीकिंग, आई माई सेल्फ हैड इन्फेक्शन इन माई लंग्स, और पोस्ट कोविड फिर जब मैंने खुद पर्सनली फील किया कि खुल के मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ या खुल के मैं अपने लंग्स को इन्फ्लेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या अस्थमा को भी कोविड ने बहुत मुतासर किया, और उसके बाद आप लोगों ने कोई चेंज देखा एस्थमेटिक पेशेंट्स में कि वो चीज़ें मज़ीद उनमें वर्सन हुई? देखिए, जब भी कोई भी दमा का मरीज़ अगर वो पहले से डायग्नोस नहीं है या उसको पता नहीं है कि उसको दमा है, वो उनको सिर्फ होता है कि किस्तों में उनको ये एपिसोड्स होती हैं। अगर उन मरीज़ों को कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि आपने बताया कोविड वायरल इन्फेक्शन, तो उससे क्या होगा, उनका एज़मा एक्सेसरबेट हो सकता है। मतलब जो हमारी जो ब्रोंकियोल्स हैं यानी कि जो सांस की नालियां हैं, उनको सिर्फ
इंडोर एंड आउटडोर एलर्जेंस नहीं ट्रिगर करते कि वो कंस्ट्रक्ट हो। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन, जरासीम, कोई वायरस भी जो है उनको ट्रिगर कर सकता है कि वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में चले जाएं। तो जिन मरीज़ों को कोविड हुआ ऑब्वियसली उनके लंग्स हेल्दी नहीं रहे, तो जिनको पहले से एज़मा था या अडल्ट ऑनसेट एज़मा हुआ, एज़मा बाद में डेवलप हुआ, तो ऑब्वियसली उनके जो सिम्टम्स थे वो खुल के फिर सामने आए और उनको वीज़ेस, चेस्ट टाइटनेस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ओके, अब डॉक्टर साहब देखिए, हम वो कौम है जो डॉक्टर से दूर और टोटकों पे रहने पे मजबूर होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये पफ्स ना लें, जैसे कि आपने कहा कि उसके हवाले से बहुत सारे टबूस हैं, तो फला कर लो, ढिमका कर लो, कोई चीज़ सोशल मीडिया पे देख ली, फला का पानी बनाओ तो उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना ख़तरनाक है ये? देखिए, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। एक्चुअली होता ये है कि हम जो इन्हेलर्स में देते हैं वो 2 तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक होती हैं जो हमारे ब्रोंक्यूल्स को खोलती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, कुछ होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को यानी कि सूजन को कम करती हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं हमारे सांस की नालियों में। तो जो सूजन को कम करती हैं वो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स हम ओरली अगर लेंगे, जो कि आम तौर पर अगर किसी हकीमी मेडिकेशन में वो स्टेरॉइड्स ऐड होते हैं, तो वो हम अगर ओरली ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम उसको इन्हेलर के तौर पे लेंगे तो वो बहुत मिनिमम होते हैं। Okay. हम सिर्फ मरीज़ को ये कहते हैं कि आप अपना इन्हेलर इस तरह से लें कि एक रेस्क्यू इन्हेलर आपके पास हो, जो कि फटाफट आपकी सांस की नालियों को ब्रोंकोडायलेशन दे दे, जो आपके पास होना चाहिए, और दूसरा आपका डेली यूज़ का होना चाहिए। ठीक है, तो उनका काम ये होता है कि आप वो यूज़ करें, आपको तरीका आता हो। दूसरा ये कि पेशेंट को ये पता हो कि ये लेने से मैं बेहतर होऊंगा। वो किसी और चीज़ में पढ़ने से पहले वो अपना ये माइंड बनाएं कि ब्रोंकोडायलेटर्स आर वेरी हेल्पफुल। अब तो और नई चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं जो कि दमा के मरीज़ों को हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। ओके, सो आम लोगों के लिए अगेन देखने के लिए अगर आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें, कैन यू हैंड मी दैट वाटर बॉटल प्लीज़। आपने कहा कि इसमें जो सांस की नाली, फ़र्ज़ कीजिए ये सांस की नाली है, वैसे किसी ड्रैगन की लग रही नाली इंसान, बट स्टिल अगर तो ये सांस की नाली है, दमे की सूरत में ये सांस की नाली ये सुकड़ भी जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल, और ये स्वेल भी कर जाएगी। बेसिकली इनके अंदर लाइनिंग्स होती हैं, मसल्स जिस तरह ये लाइनिंग्स हैं। जी बिल्कुल। तो जब हमारा ट्रेकिया या हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकसिस, ऐसे अगर हमारा कोई भी ऐसा एलर्जन है, या तो हम उससे एलर्जिक हैं, प्रोन है, या कोई इन्फेक्शन है जो, या फिर मैं आपसे बोलूँ सेकेंड हैंड स्मोक, अगर घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है और देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ प्रोन टू बी एजमेटिक, तो उसको सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होगा। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप स्मोकिंग करके अगर निकल भी जाएं तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स रह जाएंगे वो उसके एयरवे पे एक्ट करेंगे और ये इस तरह से पूरा जो है सुकड़ जाएगा, सुकड़ता जाएगा। जी बिल्कुल। ओके। वैसे तो दमा जो है वो बीमारी है इंटरमिटेंट, यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आप सडनली जब आप इरिटेट होते हैं, आपका एयरवेज इरिटेट होते हैं, तो सडनली आपको एक एपिसोड होता है, फिर आप ठीक होते हैं, फिर आप नॉर्मल रहते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं अब हम नॉर्मल हैं तो हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता। आपकी जो आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आप उससे राब्ते में रहें, वो आपको बताएंगे। यानी कि वो जो 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 एलर्जी है मेरे अंदर वो टाइमली वो ठीक कर देगा, बट इट विल रिमेन इनसाइड और फिर वो उसको ट्रिगर, कोई स्मोक हो गई, किसी को डस्ट एलर्जी है, इवन फॉर दैट सेक पोलन, या फिर जो लोग परिंदे वगैरह रखते हैं भाई, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन साइट्स आजकल बहुत हैं, तो आप अगर रोड्स पे जा रहे हैं, आप सुबह निकले हैं, तो आपको नहीं पता, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम किससे एलर्जिक हैं, हमारा एज़मा क्यों ट्रिगर हो रहा है, तो हम तो एज़मेटिक है ही नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, वेल यू कैन हैव योर वाटर प्लीज। एंड यस्टरडे वी डिड अ सेगमेंट विद एन इकोलॉजिस्ट के जो परिंदे बढ़ रहे हैं शहर में, हम उनको फीडिंग वगैरह बहुत करते हैं और उनका जो पूप होता है दैट इज आल्सो बैक्टीरिया प्रोन एंड वायरस प्रोन, वो भी सांस की बीमारी में बिल्कुल। सांस की बीमारियां सिर्फ दमा नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो परिंदों के बाकियात से जो है मरीज़ को उससे नुकसान पहुंच सकता है। और दमा तो एक ऐसी बीमारी है जो इंटरमिटेंट होती है, लेकिन अगर उसकी बरवक्त तशख़ीस नहीं की जाए, उसका इलाज नहीं हो, तो वो कुछ सालों में वो क्या करेगी, आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको सख्त बना देगी, इतना सख्त बना देगी कि फिर वो खुलने के काबिल नहीं रहेंगी। फिर आपको कोई और सर्टेन मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी जिससे आपको फ़ायदा हो। That's painful. बिल्कुल, ऑब्वियसली
जो है हमें मरीज़ों को पहली बात तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आएँ, पहले चेक करवाएं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, उसमें आप लंग के फंक्शंस चेक करते हैं। बेसिकली ये फंक्शन की बीमारी है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ द पर्सन इज़ नॉर्मल, उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊं कि उसके जो एयरवेज हैं वो प्रोन हैं या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, ऑब्वियसली वाइडली अवेलेबल है हमारे पास वो। तो हम कहते हैं आप पहले वो आएँ, वो करवाएं। जब तशखीस हो जाए फिर आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको एक एक्शन प्लान बना के देगा, उसके मुताबिक आप चलें। डॉक्टर राबिया सहर अलवी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पास ऑन हो चुका होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी किसी चीज़ में पड़ रहे हैं तो खुदा का वास्ता टोट के मत कीजिए, अपने हेल्थ प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।